Hello everyone, welcome to all on our YouTube channel Agriculture and GK. Today I will discuss about the vertebrate pest in agriculture. But before that, if you are new to this channel, so please subscribe this channel and press the bell icon as well. Guys, most of you have applied for FCI AGM exam. The exam was scheduled on 17th and 18th of July. So before that, your preparation should be hard enough to crack this exam. So for this, you can purchase the FCI AGM test series for technical and general post, and this is provided by Agriculture and GK. टेस्ट सीरीज को परचेज करने के लिए आपको मिलेगा 60% ऑफ. सो आज ही डाउनलोड करें एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप, और यू कैन सिंपली विजिट ऑन आवर वेबसाइट फॉर दिस. The link to download the Agriculture and GK app or our website link is given in the description box. You can simply go in the description box and see from there. So let's start it. What are the vertebrates? Vertebrates are any animal that have a backbone or spinal cord. Means जिनके पास backbone या spinal cord होती है उनको हम बोलते हैं vertebrates. वर्टिब्रेट्स का जो फाइलम होता है वो होता है कॉर्डेटा, और इसका सब फाइलम होता है वर्टिब्रेटा. मेनली 5 क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स. तो वर्टिब्रेट्स में जो 5 मेन क्लासेस हैं वो हैं, उनमें कौन कौन इंक्लूड होता है? उनमें इंक्लूड होते हैं फिश, एम्फीबियंस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. नाउ मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स आर इंक्लूडेड अंडर द लिस्ट ऑफ पेस्ट बिकॉज दे कॉज हार्म टू ह्यूमन्स and our agriculture land too. Now we see what are pests. Pest is any organism which can cause illness or damage or consume food, crops or other material important to humans. Means human beings के लिए जो material important होता है तो कुछ organism उनको consume कर लेते हैं और basically humans के लिए damage cause हो जाता है, तो they are called pest. An organism that is considered a nuisance to man, mostly usually having pathogenic properties. Plus उनमें pathogenic properties भी होती हैं. Pathogenic properties are those, it means they can cause diseases and illness in human beings. For example, pest जो होता है कोई भी हो सकता है, like कोई plant like weeds भी क्या करते हैं, हमारी crops को alternately affect करते हैं, adverse तरीके से affect करते हैं. Insects pest होते हैं, pathogens होते हैं. इसके अलावा many vertebrates are also included under the list of pest. Now this is another category, that is rodent. Rodents क्या होते हैं? They are any of order Rodentia of relatively small grounding mammals such as mouse, squirrel or beaver that have in both jaw a single pair of incisors with a chisel shaped edge. तो रोडेंट्स जो होते हैं इनको ऑर्डर होता है रोडेंटिया, और ये बेसिकली एक तरह का मैमल्स ही होते हैं. बेसिकली इनकी जो इनमें जॉ होती है और इंसीजर्स, इनके जो टीथ होते हैं वो इंसीजर्स की तरह होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पॉइंटेड इनके टीथ होते हैं, शार्प टीथ होते हैं. तो रोडेंट्स भी जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द रोडेंट्स दे ऑल्सो हार्म अवर एग्रीकल्चर लैंड. मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉय बाय दैम. तो ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस जो है वो कॉज करते हैं. जो इम्पॉर्टेंट रोडेंट्स होते हैं उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? इसमें आता है रैट, स्क्वायरल, गूफर्स एक्सेट्रा. सो दीज ऑल आर रोडेंट्स एंड दे कॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस टू द एग्रीकल्चर कम्युनिटीज. नाउ दिस इज द एस्टिमेट्स ऑफ लॉस ड्यू टू डैमेज बाय रोडेंट्स इन मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स इन इंडिया. सो इंडिया में जो मेजर क्रॉप्स होते हैं उनमें किस तरह का लॉसेस जो होता है वो देखा जा रहा है. तो बेसिकली जो क्रॉप्स होते हैं उनकी जो ईल्ड है, उनकी ईल्ड में कितना लॉस हुआ है वो हम देख सकते हैं इस टेबल में कि, और ये जो लॉस हुआ है बेसिकली रोडेंट्स के स्पीशीज़ के द्वारा हुआ है. तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट वी सी द वीट. इफ़ वी टॉक अबाउट वीट इन यूपी, तो बेसिकली जो डैमेज होता है वो जनरली प्री हार्वेस्ट स्टेज में होता है, यानी हार्वेस्टिंग से पहले जब क्रॉप फील्ड में होती है तो जो लॉस होता है रोडेंट के द्वारा वो होता है 256 टू 573 kg पर हेक्टेयर. इतना ईल्ड लॉस हो जाती है ड्यू टू रोडेंट्स. और कौन सी रोडेंट्स जो है इसको डिस्ट्रॉय करते हैं? दैट इज
बैंडिकोटा बेंगालेंसिस, ये बेसिकली जो है रोडेंट है और ये एक तरह की रैट की स्पीशीज़ है। जो रैट होता है माउस, उसकी स्पीशीज़ है। तो बेसिकली इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस जो होता है ईल्ड में जो हो रहा है वो रोडेंट की वजह से होता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द पंजाब। पंजाब में भी जो वीट है वो जनरली वो प्री हार्वेस्ट स्टेज में ही अफेक्ट होता है। उसमें जो ईल्ड लॉस होता है वो होता है 105 to 216 kg per hectare. This is somewhat less if we see from the यूपी। तो यूपी से थोड़ा कम है ये लॉस, बट जो लॉस है फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है। और ये जो पंजाब में जो लॉस होता है उसमें कौन से रोडेंट स्पीशीज़ इन्वॉल्व होती हैं? एक तो होती है बैंडिकोटा बेंगालेंसिस जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है। इसके अलावा एक होती है इंडियन जर्बिल। ठीक है, इंडियन जर्बिल भी एक तरह की जो होती है माउस की तरह ही दिखता है ये भी। इसका साइंटिफिक नेम है टेटिरा इंडिका। तो देख सकते हैं कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस जो होता है ईल्ड में रोडेंट्स की स्पीशीज़ की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द राइस, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर कमोडिटी। तो जो मेजर क्रॉप्स हैं वीट, राइस में भी अगर हम बात करें पंजाब की, तो जनरली जो लॉस होता है वो प्री हार्वेस्ट और इरीगेटेड कंडीशन में होता है। और जनरली रोडेंट्स की वजह से 46 kg पर हेक्टेयर ईल्ड लॉस जो होता है राइस में होता है इन पंजाब। एंड दिस लॉस इज मेनली ड्यू टू rodents like Bandicoota bengalensis and Rattus meltada। तो ये बेसिकली रैट की स्पीशीज़ हैं दोनों। ये इतना लॉस जो है वो राइस क्रॉप में होता है। यूपी की बात करें, यूपी में भी सेम स्टेज है, प्री हार्वेस्ट और इरीगेटेड स्टेज है। और यहाँ पे जो लॉस होता है इट इज़ 98 kg पर हेक्टेयर लॉस होता है। एंड दिस लॉस इज ड्यू टू बेंडिकोटा बेंगालेंसिस। तो जो ये हम पहले देख चुके हैं, ये एक रैट की स्पीशीज़ है। तो ये रोडेंट है और ये इतना लॉस कॉज करता है। सोयाबीन जो है हमारी इंपॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप है। तो मध्य प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन, वी ऑल नो दैट। सो मध्य प्रदेश में जो अटैक होता है रोडेंट्स का वो जनरली होता है ग्रीन पॉड स्टेज में। जब सोयाबीन ग्रीन पॉड स्टेज में होता है इट मीन्स जब वो फील्ड में होता है तब लॉस होता है। और सोयाबीन की 44.8 kg पर हेक्टेयर जो ईल्ड लॉस होती है वो होती है अकेले रोडेंट्स की वजह से। और वहाँ पे जो रोडेंट्स होता है वो है रैटस मेल्टाडा। तो ये रोडेंट्स की वजह से आप देख सकते हैं कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस जो होता है हमारी एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ को होता है। तो ये तो हमने कुछ क्रॉप्स का ही ईल्ड लॉस डिस्कस करा है। इसके अलावा और भी हमारे जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होते हैं ग्राउंड नट, शुगर केन, कॉमर्शियल क्रॉप्स जो होते हैं, फ्रूट क्रॉप्स होते हैं, उनमें भी बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस जो होता है वो रोडेंट्स और वर्टिब्रेट पेस्ट की वजह से होता है। नाउ वी डिस्कस द वर्टिब्रेट पेस्ट इन डिटेल। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द बर्ड्स और वी कैन से दैट avian pest. So many birds are grainivorous birds. Grainivorous birds means they fed on grains obtained from food और फ्रॉम क्रॉप फील्ड थ्रू आउट द ईयर। तो बेसिकली जो हमारे क्रॉप्स होते हैं, जो ग्रेन्स वाले क्रॉप्स होते हैं, ये जो बर्ड्स होती हैं जनरली ग्रेन्स पे ही फीड करती हैं। क्रॉप ससेप्टेबल ड्यूरिंग सोइंग, सीडलिंग एंड राइपनिंग। तो बेसिकली जो मोस्ट ससेप्टेबल टाइम होता है एक तो होता है सोइंग का। जब हम सोइंग करते हैं उस टाइम पे भी जो बर्ड्स होती हैं ग्रेन्स फीड कर सकती हैं। सीडलिंग स्टेज में और इवन जो राइपनिंग स्टेज आ जाती है, मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स की जो राइपनिंग स्टेज होती है उस टाइम पे भी बर्ड्स क्या करती हैं उन सीड्स को खा सकती हैं। तो सोइंग, सीडलिंग और राइपनिंग ये तीन स्टेज जो होती हैं क्रॉप की बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होती हैं बर्ड्स के अटैक के लिए। बर्ड्स क्रिएट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन मोस्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ एंड some activities attract bird as special feeding opportunities. The food of the bird is mostly of three types which depends on grains, seeds, fruit, green vegetation of the crop, plants, grasses, insects are and other arthropod rodents etc. found in soil, crops and other plants. तो basically जो birds होती हैं वो इन वेजिटेशन को खाने के अलावा जो इंसेक्ट्स होते हैं, आर्थ्रोपोड रोडेंट्स होते हैं जो हमारी सॉइल या क्रॉप्स में पाए जाते हैं। हमने पढ़ा है कि हमारे बहुत सारे जो क्रॉप्स होते हैं उनमें इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं, उनको भी खा लेते हैं। बट उसके अलावा जो बर्ड्स होती हैं बहुत सारा सीड, फ्रूट्स, वेजिटेबल और दूसरी वेजिटेशन पे भी अटैक करती हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो अब हम इस टेबल में समझते हैं डैमेज बाय बर्ड स्पीशीज ऑन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़। बर्ड्स स्पीशीज़ की वजह से एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में कितना लॉस होता है। तो फर्स्ट वी डिस्कस द सीरियल्स।
तो सीरियल्स में बेसिकली नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज़ अटैक, तो 52 बर्ड स्पीशीज़ जो होती हैं वो अकेले सीरियल्स में अटैक करती हैं। सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है बर्ड्स का वो सीरियल्स में होता है। यू कैन सी 52 स्पीशीज़, ठीक है। इसके अलावा फ्रूट्स की बात करें, फ्रूट्स में 23 स्पीशीज़ होती हैं बर्ड्स की जो अटैक करती हैं। पल्सेस में 14 स्पीशीज़ हैं, ऑयल सीड्स में 15 है। बट सबसे ज़्यादा जो अटैक होता है वो होता है सीरियल्स में। 52 स्पीशीज़ जो होती हैं बर्ड्स की वो सीरियल्स में अटैक करती हैं। सो यू कैन ईजिली एस्टिमेट कि कितना अमाउंट ऑफ लॉस जो होता है वो हमारे सीरियल्स में अकेले बर्ड्स की वजह से होता है। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट बर्ड्स, लाइक फर्स्ट वन इज रोज रिंग पैराकीट। तो रोज रिंग पैराकीट दिखता कैसा है, फर्स्ट वी सी दैट इट लुक लाइक दिस। तो सिंपली जिसको हम हिंदी में तोता बोलते हैं, पैरट बोलते हैं, ये वही होता है रोज रिंग पैराकीट। इसका अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो इसका जो किंगडम है वो एनीमिलिया है, फाइलम कॉर्डेटा है, क्लास है एवीज, ऑर्डर है इसका पैसिटासिफॉर्मिस, फैमिली है पैसिटाकुलिडी एंड जीनस इज पिसिटाकुला, और इसकी जो स्पीशीज़ आती है वो है क्रमेरी, यानी इसका साइंटिफिक नेम बन जाएगा पिसिटाकुला क्रमेरी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से पैरट जो है ये दिखता है। और यू कैन इमेजिन ये जो पैरट है सिंपल, ये बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर कम्युनिटी को लॉस करता है। नाउ वी कैन सी इन डिटेल। तो फर्स्ट इसका साइंटिफिक नेम हम डिस्कस कर चुके हैं, पिसिटाकुला क्रमेरी। ये बेसिकली जो पैरट है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार। तो बेसिकली इंडिया और जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके जो होस्ट प्लांट हैं वो कौन कौन से हैं, सीरियल्स हैं, इसके अलावा पल्सेस, ऑयल सीड क्रॉप्स और इवन फ्रूट क्रॉप्स में भी बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, ठीक है। फ्रूट्स क्रॉप्स में सबसे ज़्यादा डैमेज जो होता है पैरट की वजह से होता है। इसका आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो अडल्ट जो होते हैं 42 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, ग्रीन कलर की बॉडी होती है। अभी हमने इसकी जो फिगर था वो हमने देखा था, इसका पिक्चर देखा था किस तरह से दिखता है ग्रीन कलर का, ठीक है। ये जो होते हैं स्विफ्ट फ्लायर होते हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ते, बहुत ही स्लो स्पीड से उड़ते हैं, स्विफ्ट फ्लायर होते हैं, स्मूथ उड़ते हैं। नाउ वी कैन सी द डैमेज कॉज बाय दिस पैराकीट। तो ये पैराकीट किन किन कम्युनिटीज़ में डैमेज करता है वो हम देख चुके हैं। अगर हम बात करें सीरियल्स की, तो सीरियल्स में मोस्ट ऑफ द डैमेज जो होता है वो सोरगम में होता है। इसके अलावा मेज़ में भी होता है, सनफ्लावर। और फ्रूट्स में अगर हम बात करें, फ्रूट्स में जो मेजर फ्रूट्स जिसमें इनका डैमेज होता है वो है गुआवा, एप्पल, पीच, बेर। बट जो मोस्ट ऑफ द डैमेज होता है वो होता है गुआवा में, और सीरियल्स में सबसे ज़्यादा डैमेज होता है सोरगम में। नाउ वी कैन सी हाउ मच डैमेज इट कॉज, ये किस तरह का डैमेज करते हैं। तो फर्स्ट वी सी दैट दिस इज पैराकीट एंड दिस विल डैमेज द मैंगो ट्री को, ये मैंगो ट्री में किस तरह से अटैक करता है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो पंजाब स्टेट है वहाँ पे मोस्ट ऑफ द मैंगोज जो होते हैं उसमें पैराकीट अटैक करता है। मैंगो चाहे वो यंग स्टेज में हो, चाहे वो मेच्योरिटी के स्टेज में हो, वो किसी भी स्टेज में हो, पैराकीट उनमें अटैक करते हैं। और बहुत ज़्यादा ह्यूज ईल्ड लॉस जो होता है मैंगो में पैराकीट की वजह से होता है इन पंजाब। इसके बाद नेक्स्ट है एप्पल। जो हिमाचल प्रदेश होता है इट इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल एंड मोस्टली अटैक ऑन एप्पल, और जो ईल्ड लॉस होता है वो 12.5% होता है। तो हिमाचल प्रदेश में जो पैराकीट होता है वो एप्पल पे अटैक करता है, और 12.5% ईल्ड लॉस जो होता है वो एप्पल में पैराकीट की वजह से रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट है पोमीग्रेनेट। इट ऑल्सो अटैक ऑन पोमीग्रेनेट। तो आंध्र प्रदेश में मोस्टली अटैक ऑन पोमीग्रेनेट, और आंध्र प्रदेश स्टेट में जो लॉस होता है पोमीग्रेनेट का वो रिकॉर्ड हुआ है 3 to 6% लॉस। एंड सिमिलरली गुजरात में भी जो अटैक होता है वो पोमीग्रेनेट पे होता है, और गुजरात में जो ईल्ड लॉस हुई है वो हुई है 3.6 to 20%। तो यू कैन सी ईजिली कि कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस जो होता है वो इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो हमने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश और गुजरात की जो थी केस स्टडी के बारे में थोड़ा देखा है कि किस तरह से इन स्टेट्स में ये पैराकीट का लॉस देखा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देख सकते हैं राजस्थान और कर्नाटका में भी इसका डैमेज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। राजस्थान में डैमेज करता है पर्मलेट में, देख सकते हैं पर्मलेट क्रॉप है,
पर्मलेट पे ये बैठा है और इस तरह से ये सारे पर्मलेट पे डैमेज कर रहा है। कर्नाटका में मोस्ट ऑफ द डैमेज जो हुआ है वो गुआवा क्रॉप में रिकॉर्ड हुआ है। तो ये देख सकते हैं गुआवा की क्रॉप है और ये गुआवा की क्रॉप को भी जो है डैमेज कर सकते हैं, इस तरह से उनको पार्शली खा जाता है ये। और तो बहुत ज़्यादा ईल्ड लॉस जो है वो गुआवा क्रॉप में होता है। इसके बाद बात करते हैं इसके पॉपुलेशन की। जो इसकी पीक पॉपुलेशन और रिकॉर्ड ये होती है वो होती है अप्रैल जून के टाइम पे। तो सबसे ज़्यादा जो पैराकीट की पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है वो अप्रैल जून में देखने को मिलती है। इसका जो टोटल लाइफ स्पैन होता है वो होता है 25 to 30 ईयर्स, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये जो है सर्वाइव करता है। ब्रीडिंग सीजन इसका होता है दिसंबर और अप्रैल के बीच में। और जनरली इसके जो एग लेइंग होती है वो एग्स जो होते हैं वो होते हैं 5 to 6 प्योर वाइट एग्स इन वन क्लच। एक क्लच में 4 to 6 एग्स होते हैं, जनरली वो वाइट कलर के होते हैं। तो ये थी थोड़ी सी इसकी बॉटनी। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट बर्ड दैट इज रैट बिल्ड क्वेला। तो रैट बिल्ड क्वेला में जो है हम पहले इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये एनिमीलिया को बिलोंग करता है, कॉर्डेटा है, क्लास एवीज है, ऑर्डर है इसका पैसिरिफॉर्मिस, फैमिली है प्लोसीडी एंड जीनस इज क्वेला। तो अब हम देखते हैं ये दिखती कैसे, हाउ इट लुक्स। इट लुक लाइक दिस इज रैट बिल्ड क्वेला। तो उसको रैट बिल्ड क्वेला इसलिए बोलते हैं, यू कैन सी इसकी जो बीक है ये रेड कलर की होती है। तो रेड कलर की बीक है इसलिए दैट इज वाई इसका जो नाम है वो है रैट बिल्ड क्वेला। नाउ इसका साइंटिफिक नेम होता है क्वेला क्वेला एंड इज नेटिव ऑफ अफ्रीका। ये अफ्रीका रीजन की नेटिव है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इट इज स्मॉल फिंच अप्रॉक्सीमेटली 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग और इसका जो वेट होता है वो होता है 15 to 20 ग्राम। और इसकी बॉडी ब्राउन कलर की होती है, जैसे भी हमने फिगर में देखा ब्राउन कलर की बॉडी होती है। और इसकी जो बीक होती है, चोंच होती है, वो रेड कलर की होती है। प्लूमेज एंड बिल्स आर ब्राइटर ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। और इसकी जो प्लूमेज और बिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। प्रिफर्स थॉर्नी और स्पाइनी वेजिटेशन। ये जनरली जो थॉर्नी और स्पाइनी वेजिटेशंस होती है, यानी जिनमें थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं, उस तरह की वेजिटेशन ही प्रेफर करती हैं। अप टू 10 times मोर अबंडेंट इन एग्रीकल्चर लैंड दैन इन नेचुरल ग्रास लैंड। तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि कितना लॉस होता होगा हमारे एग्रीकल्चर लैंड में, क्योंकि ये 10 times यानी 10 गुना ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड में दिखाई देती हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल ग्रास लैंड्स। तो नेचुरल ग्रास लैंड में इनकी पॉपुलेशन थोड़ी कम होती है और जो एग्रीकल्चर लैंड होते हैं वहाँ पे इनकी पॉपुलेशन 10 times मोर होती है। सो यू कैन इमेजिन कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस जो होता है वो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ को क्वेला की वजह से होता है। नाउ वी सी द लाइफ साइकिल ऑफ दिस क्वेला। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 10 to 12 days। इट लेज एवरेज 3 eggs अप टू 5। तो ये 3 to 5 eggs जो है वो ले करती है। ब्रीड सेवरल टाइम्स इन सेम सीजन वाइल 1 to 2 years ब्रेक बिटवीन सीजन। तो उसकी जो ब्रीडिंग होती है वो कंटिन्यूस ही रहती है, ठीक है। 1 to 2 years ब्रेक हो जाता है बीच में, बट अदरवाइज इसकी ब्रीडिंग्स जो होती है वो सेम सीजन में होती रहती है। इट कैन लिव अप टू 3 years। इसकी लाइफ टाइम जो होता है, लाइफ स्पैन ज़्यादा नहीं है, 3 years का ही होता है। कौन कौन से क्रॉप्स को ये अफेक्ट करती है? तो बेसिकली इट अफेक्ट ऑन इस फीड ऑन ग्रेन्स। तो बेसिकली ग्रेन्स में फीड करती है, लाइक जो हमारे सीरियल्स होते हैं, सोरगम, व्हीट, बार्ले, राइस, कॉर्न, इस तरह के ग्रेन क्रॉप्स में फीड करती है। तो फिगर में देख सकते हैं राइस में इस तरह से फीड कर रही है एंड दिस इज सोरगम। तो ये बेसिकली इस तरह से सारे क्रॉप्स के ग्रेन्स में फीड करती है और उनकी ईल्ड को रिड्यूस कर देती है। नेक्स्ट जो हमारी बर्ड स्पीशीज़ है वो है हाउस स्पैरो। ये बहुत ही कॉमन है, आपने सबने देखा ही होगा, ये इस तरह से दिखाई देती है। ये मोस्टली वहाँ ही इस्टेब्लिश होती है जहाँ पे ह्यूमन सोसाइटी या फिर जो ह्यूमन इस्टेब्लिशमेंट होते हैं, तो उन्हीं एरियाज़ में ये अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेती है। इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं तो उसका किंगडम है एनिमीलिया, फाइलम इज कॉर्डेटा, क्लास एव्स, ऑर्डर इज पैसिरिफॉर्मिस, फैमिली है पैसिरिडी, जीनस पैसर और उसका साइंटिफिक नेम बन जाता है पैसर डोमेस्टिकस, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ये इसका मेल है और एंड दिस इज़ फीमेल। तो मेल फीमेल में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो मेल की बॉडी है वो ज़्यादा ब्राउन कलर की है और फीमेल्स की बॉडी है वो थोड़ी कम लाइटिश ब्राउन कलर की होती है। नाउ डिस्कस इन डिटेल अबाउट दिस। इसका साइंटिफिक नेम पैसर डोमेस्टिकस होता है।
ये बेसिकली इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वर्ल्ड वाइड है। वर्ल्ड वाइड है क्योंकि बेसिकली जहाँ पे भी ह्यूमन स्टैब्लिशमेंट होता है ये अपने आप को उन्हीं एरियाज़ में ज़्यादा उन्हीं एरियाज़ में पाई जाती है। ये तो ह्यूमन्स तो वर्ल्ड वाइड है, तो बेसिकली ये भी जो है वर्ल्ड वाइड इसका स्टैब्लिशमेंट है। ये ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस है मीन्स ये दिस कैन ईट बोथ फ्लैश एंड क्रॉप्स और हर्ब्स। इसको आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। द मेल हैज़ अ डिस्टिंक्टिव ब्लैक बी, वाइट चेक, चेस्टनट मैंटल अराउंड द ग्रे क्राउन एंड चेस्टनट कलर्ड फेदर्स ऑन द अपर विंग। तो इसके फेदर्स जो होते हैं वो चेस्टनट कलर के होते हैं, मीन्स थोड़े से ब्राउन कलर के होते हैं। द फीमेल एंड यंग्स आर डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द सम नेटिव स्पैरोज। तो फीमेल और जो यंग वंस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। दे हैव प्लेन डिग्नी ग्रे ब्रेस्ट, a distinctive puffy eye strip and a stretched back। ठीक है, तो बेसिकली हमने फिगर में ही देख लिया था कि मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हम कलर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मेल्स आर समवट डार्कर इन कलर एंड फीमेल्स आर समवट लाइटर इन कलर। नाउ वी डिस्कस द डैमेज कॉज बाय स्पैरो। तो जो स्पैरो होती है क्या क्या डैमेज कॉज करती है। हाउ स्पैरो आर प्राइमरली ग्रेनिवोरस। तो बेसिकली ग्रेन्स पर अटैक करती हैं। प्लांट मटीरियल लाइक ग्रेन्स, फ्रूट्स, सीड्स एंड गार्डन प्लांट्स मेकअप 96% ऑफ अडल्ट डाइट। तो जो अडल्ट स्पैरो होती है उसका जो 95% डाइट होती है वो इन्हीं प्लांट मटीरियल से पूरी होती है। यानी मोस्ट ऑफ द स्पैरोज जो होती हैं वो प्लांट पर अटैक करती हैं और 95% जो उनका खाना होता है वो प्लांट मटीरियल ही होता है। तो कितना सारा अमाउंट में जो प्लांट मटीरियल है वो खा जाती हैं और इतना लॉस जनरेट होता है। दे कंज्यूम ग्रेन्स इन फील्ड एंड इन स्टोरेज। तो ये बेसिकली फील्ड में भी अटैक करती हैं। इवन जब हम क्रॉप को स्टोर करते हैं तो स्टोरेज के टाइम पे भी इनका अटैक होता है क्योंकि ये ग्रेन्स कंज्यूम करती हैं स्टोरेज के टाइम पे भी। दे डू नॉट मूव ग्रेट डिस्टेंस इनटू ग्रेन फील्ड, प्रेफरिंग टू स्टे क्लोज टू द शेल्टर ऑफ हैड ग्रोवर। Localized damage can be considered since sparrows often feed in large number over a small area। तो बेसिकली ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। दे कैन फीड इन लार्ज नंबर ओवर अ स्मॉल एरिया। मीन्स कोई फील्ड है तो उसमें से क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस तक तो जाती नहीं है, दे कैन मूव ग्रेट डिस्टेंस, ज़्यादा दूर तक की डिस्टेंस तक नहीं फ्लाई नहीं कर पाती हैं। ये सिर्फ कम एरिया में फ्लाई करती हैं और उस कम एरिया में भी बहुत लार्ज नंबर का डैमेज जो है वो कॉज कर सकती हैं। तो बेसिकली लोकलाइज डैमेज तो होता है हमारे फील्ड में, वो स्पैरो की वजह से होता है। स्पैरो डैमेज क्रॉप्स बाय पिकिंग सीड्स, सीडलिंग बर्ड्स, फ्लावर, वेजिटेबल एंड मैच्योरिंग फ्रूट्स। तो बेसिकली कैसे अटैक करती है, सीड्स पे अटैक करती है, सीडलिंग्स में अटैक करती हैं, बर्ड्स जब होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल फ्रूट क्रॉप्स में जब बर्ड्स आ जाती हैं या फ्लावर्स स्टेज में क्रॉप होता है उनमें अटैक करती हैं। इवन ये अटैक ऑन वेजिटेबल्स एंड मैच्योरिंग फ्रूट्स। तो फ्रूट्स जब मैच्योर हो जाते हैं तब स्पैरो उनमें अटैक करती है। तो ये सारे इसके डैमेज होते हैं। स्पैरो डैमेज मेनली many cereals and fruit crops. They also spoil cereal crops, animal feed and stored grains with their drooping। और जनरली जब हम क्रॉप्स को स्टोर करते हैं तो उसकी जो बहुत ज़्यादा ड्रूपिंग्स वहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो जो स्पैरो होती है वो स्टोरेज ग्रेन्स में एंटर करके सारे ग्रेन्स को खा जाती है। इट कैन पार्शली और होली ईट इन द ग्रेन्स एंड इट कैन ऐड देयर ड्रूपिंग्स ऑन इट। तो उसमें जो ड्रूपिंग्स ऐड हो जाती है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा जो है ईल्ड में लॉस हो जाता है ग्रेन्स की और फ्रूट क्रॉप्स की। नाउ वी डिस्कस इट्स ब्रीडिंग टाइम। जो स्पैरो होती है इट मेनली ब्रीड एट एनी मंथ। तो ये इसका जो ब्रीडिंग टाइम है सच फिक्स नहीं है, किसी भी मंथ में इसकी ब्रीडिंग हो जाती है। बट मोस्ट कॉमनली जो है वो मार्च अप्रैल में इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो वी कैन कंसिडर कि मार्च अप्रैल इनका ब्रीडिंग टाइम हो सकता है। बट they can breed at any month। House sparrows lay larger white eggs spotted and sprinkled with grey and pale brown। तो इनके जो eggs होते हैं white होते हैं उनमें थोड़े थोड़े spots बने होते हैं grey और pale brown कलर के। मैनेजमेंट इसका देखते हैं। तो जितने भी बर्ड्स होती हैं उनका मैनेजमेंट कैसे करना होता है। तो सबका जितनी भी बर्ड स्पीशीज़ उनका सेम मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहला होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ रूस्टिंग एंड नेस्टिंग साइट्स। जनरली जो बर्ड्स होते हैं अपने जो नेस्ट बनाते हैं और जो ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, ट्री प्लांट्स होते हैं उनमें अपनी रूस्टिंग और नेस्टिंग करते हैं। तो ऐसी साइट्स का हमें डिस्ट्रक्शन करना होगा। तो ऐसे जो भी प्लांट्स हमें अगर फील्ड के आसपास इस तरह के प्लांट्स दिख रहे हैं तो वहाँ पे उस
उसको हटा देना है, या फिर जहाँ पे भी इसकी नेस्टिंग और रूस्टिंग हो रही है उसके नेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देना है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट स्मॉल क्रॉप एरिया विद प्लास्टिक बर्ड नेटिंग्स इन सिचुएशन इन्वॉल्विंग हाई वैल्यू क्रॉप्स सच एज ग्रेप, बेरीज और एक्सपेरिमेंटल ग्रेन। तो बेसिकली जहाँ पे भी हमारे फ्रूट क्रॉप्स लगे होते हैं या हाई वैल्यू क्रॉप्स हमारे होते हैं, तो उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, आई मीन उन क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, वी कैन यूज़ प्लास्टिक बर्ड नेटिंग। नाउ what is plastic bird netting? It look like this. You can see this figure is free, I mean यहाँ grapes लगे हुए हैं और grapes क्रॉप को हमने प्रोटेक्ट करा है बाय अप्लाइंग प्लास्टिक बर्ड नेटिंग। तो इस तरह से हम नेट लगा सकते हैं, और ये नेट का क्या फ़ायदा है कि पूरी जो क्रॉप है वो नेट से कवर हो जाएगी और बर्ड्स वहाँ पे एंटर ही नहीं कर पाएंगे। दे कांट फाइंड देयर वे टू एंटर इनटू द फील्ड। तो फील्ड में उनको अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, तो इस तरह से हमारा जो डैमेज होगा क्रॉप को वो नहीं होगा। तो बर्ड्स की जो नेट्स होती हैं वी कैन ईजिली अप्लाई। एंड द नेक्स्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस इज द यूज़ ऑफ ऑडियो एंड विजुअल फ्राइटनिंग डिवाइसेस फॉर पेस्ट कंट्रोल। तो बेसिकली जो ऑडियो विजुअल फ्राइटनिंग डिवाइसेस होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक इट इंक्लूड्स माइलार ट्रैप एंड शिमरिंग फॉयल स्ट्रिप्स। तो जो माइलार ट्रैप होते हैं, माइलार टेप, तो इस तरह का जो होता है माइलार टेप दिखता है, थोड़ा शाइनिंग अपीयरेंस का होता है। या फिर अगर माइलार टेप नहीं है तो वी कैन सिंपली यूज़ द शिमरिंग फॉयल स्ट्रिप। तो जो चमकीली वाली फॉइल्स आती हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये जो होती हैं अगर हम इनको फील्ड में लगाते हैं तो क्या होता है कि फील्ड के अराउंड अगर हम इस तरह की जो टेप या शिमरिंग स्ट्रिप्स लगाते हैं तो सनलाइट की वजह से क्या होती है कि जब ये सनलाइट की वजह से जब इसमें रिफ्लेक्शन होता है तो उसकी वजह से एक लाइट जनरेट होती है, रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, तो ये शाइन करती हैं। और इनकी शाइनिंग की वजह से जो बर्ड्स होती हैं वो आके क्रॉप पे अटैक नहीं कर पाती, तो वो दूर रहती हैं। तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं अराउंड इन अवर फील्ड क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बर्ड्स। नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ 4-अमाइनो-पायरिडीन। ये केमिकल है, ये बेसिकली केमिकल फ्राइटनिंग एजेंट है। ये एक तरह का रजिस्टर्ड केमिकल फ्राइटनिंग एजेंट है। इसका ट्रेड नेम है एविट्रॉल। इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये भी क्या करते हैं, ये बर्ड्स और एव्स को फील्ड में एंटर करने से अवॉइड करते हैं। तो इस तरह के केमिकल्स हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन इज़ यूज़ ऑफ ग्रैनुलर फॉर्मेशन ऑफ कैप्सिकम। तो ग्रैनुलर फॉर्मेशन ऑफ कैप्सिकम भी अगर हम यूज़ करेंगे तो बेसिकली ये जो सॉल्यूशन है ग्रैनुलर कैप्सिकम का, ये जनरली वर्क करता है स्पैरोज पे। तो ये स्पैरो को रेपल कर सकता है इन केस ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड ग्रेन क्रॉप्स। इसके अलावा कवर द क्रॉप, जो हमारे क्रॉप्स होते हैं हम सिंपली उनको कवर कर सकते हैं। लाइक वी कैन यूज़ सम पेपर बैग्स टू कवर, लाइक जो मेज़ होता है उसके मेज़ के जो कॉर्ब्स होते हैं उनको हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। उससे भी जो बर्ड्स होते हैं वो अटैक नहीं करेंगे। या फिर यूज़ ऑफ गुलेल, ये एक तरह का डिवाइस होता है गुलेल, इसका यूज़ कर सकते हैं। लाइक और इसके अलावा वी कैन जनरेट नॉइज़ विद द हेल्प ऑफ एम्प्टीटिन। नॉइज़ या साउंड क्रिएट करने से भी जो बर्ड्स होती हैं वो चली जाती हैं। या फिर वी यूज़ रिफ्लेक्टिव रिबन्स, जैसे हमने माइलान टेप या फिर जो शिमरिंग स्ट्रिप्स होती हैं वो, या फिर जो रिबन्स होते हैं जो बेसिकली रिफ्लेक्शन करते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं टू रिपेल द स्पैरोज एंड अदर काइंड ऑफ बर्ड्स। तो ये सिंपली जो प्रैक्टिसेस थी बर्ड्स को मैनेज करने के लिए थी। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट वन, इट इज़ इंडियन पाम स्क्वायरल। तो अब हम रोडेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, स्क्वायरल के बारे में देखते हैं। इसका किंगडम है एनिमीलिया, फाइलम इज कोडेटा एंड क्लास इज मैमिलिया। अभी तक हम बर्ड्स के बारे में पढ़े थे, उसकी क्लास थी एव्स। तो अब ये मैमल्स हैं तो इनकी क्लास होगी मैमिलिया एंड ऑर्डर इज रोडेंटिया, यानी ये रोडेंट्स को बिलोंग करते हैं। फैमिली है स्क्यूरिडी एंड जीनस इज फुनैम्बुलस, और इसका स्पीशीज़ हो जाएगा, स्पीशीज़ इज पाल्मेरम। तो इसका साइंटिफिक नेम बन जाएगा फनैम्बुलस पाल्मेरम। एंड दिस इज स्क्वायरल, यू ऑल नो, आपने बहुत कॉमनली होती है, ये तो सबने देखी होगी। दिस इज नोन एज इंडियन पाम स्क्वायरल। नाउ वी डिस्कस इन डिटेल अबाउट दिस। साइंटिफिक नेम्स का डिस्कस कर चुके हैं, फनैम्बुलस पाल्मेरम। इसका जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये बेसिकली 2 ही जगह पाई जाती है, एक इंडिया और एक श्रीलंका। इन 2 स्टेट्स में बहुत ज़्यादा कॉमनली जो है ये स्पैरो पाई जाती है। इसका जो लाइफ स्पैन होता है 2 to 4 ईयर्स का होता है। अब बात करते हैं डैमेज कैसा होता है इसका।
ट्री स्क्वायरल कैन कॉज सब्सटेंशियल नट लॉस। तो बेसिकली जो नट क्रॉप्स होते हैं, लाइक जो लीची होती है, लीची इज़ अ टाइप ऑफ नट फ्रूट्स में अटैक करती है, उनको फीड करेगी। होर्डिंग एक्टिविटीज से ये नट क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। दे ऑल्सो ओकेजनली डैमेज फ्रूट क्रॉप्स एंड आर नोन टू स्ट्राइप बार्क फ्रॉम ट्री, समटाइम्स कॉजिंग सीवियर डैमेज। तो फ्रूट ट्रीज पे डैमेज कर सकती है, और जो प्लांट या ट्री का जो बार्क होता है उसको भी स्क्रैप कर सकती है। तो ये भी एक तरह का डैमेज होता है फ्रूट क्रॉप्स में। As with all rodents, they can grow on irrigation pipes, potentially causing water and monetary loss to the growers. इसके अलावा जो इरीगेशन पाइप्स होते हैं, ये वहाँ पे अंदर जाके भी उन इरीगेशन पाइप्स को भी डैमेज कर सकती है, जिसकी वजह से जो हमारा इरीगेशन सिस्टम होता है उसमें उसकी क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी और इरिगेशन प्रॉपर फील्ड में नहीं हो पाएगा। तो क्रॉप्स के अलावा ये इरिगेशन पाइप्स को भी डैमेज कर सकती हैं। नेक्स्ट वन इज़ इट्स मैनेजमेंट। तो स्क्वायरल को मैनेजमेंट करना के ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। इसके ऑप्शंस फर्स्ट इज़ मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट डिसीजंस। तो प्रॉपर हमें मॉनिटरिंग करनी है फील्ड में कि किस टाइम पे स्क्वायरल आती है, कितनी आती है, नंबर इस टाइप्स का कितना डैमेज हो रहा है, ये मॉनिटरिंग करनी होगी। उसके अकॉर्डिंग हम उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैनेजमेंट इंक्लूड ट्रैपिंग। कॉमन ट्रैप्स यूज इंक्लूड टनल्स और ट्यूब ट्रैप एज वेल एज वुडन बॉक्स ट्रैप बट विद नट मेटल प्लेस बिहाइंड द ट्रिगर। तो हम ट्रैपिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं या फिर इसके अलावा शूटिंग यूज़ कर सकते हैं। शूटिंग मीन्स व्हेन पॉसिबल शूटिंग कैन बी इफेक्टिव एट रिमूविंग ट्री स्क्वायरल्स फ्रॉम orchard as well. So trapping or shooting are the mainly and effective control measures to control the squirrel. And next one is rat. rat तो सबने देखे होंगे। तो उसका किंगडम है एनिमीलिया, फाइलम इज कोर्डेटा, क्लास मेमिलिया एंड ऑर्डर इज रोडेंटिया। अब इसका जो जीनस और स्पीशीज़ है, क्योंकि जो रैट्स है उसकी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं और बहुत सारी जीनस है, तो हम वन बाय वन उसकी डिफरेंट रैट की जो स्पीशीज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ शॉर्ट टेल्ड मोल रैट। तो शॉर्ट टेल्ड मोल रैट का साइंटिफिक नेम है निसोकिया इंडिका और उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडियन स्टेट्स लाइक पंजाब, दिल्ली, राजस्थान एंड यूपी। मेनली जो नॉर्थ इंडियन वाला रीजन है वहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होता है। ये किस तरह का डैमेज कॉज करता है? इट डैमेज इंक्लूड extensive borrower, damage forest plantation in राजस्थान, other crops in different states। तो राजस्थान में प्लांटेशन क्रॉप्स जो होते हैं, बेसिकली फॉरेस्ट प्लांटेशन क्रॉप्स, उनमें ये डैमेज करता है। इसके अलावा दूसरे क्रॉप्स भी को भी ये डैमेज करता है। नेक्स्ट वन इज़ द लेसर बैंडिकॉट रैट। इसके बारे में हमने आगे जो स्लाइड थी जिसमें हम लॉसेस देख रहे थे कि रोडेंट्स के थ्रू कितना परसेंट या कितना ईल्ड लॉस हो रहा है, तो वहाँ पे हमने इसके बारे में डिस्कस करा था बैंडिकोटा बेंगालेंसिस, और इसका कॉमन नेम होता है लेसर बैंडिकॉट रैट। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो पूरी कंट्री में, हमारे पूरी इंडिया में इस तरह के रैट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। ये क्या करते हैं? प्रिफर पैडी एंड वीट जनरली बट डैमेज वेजिटेबल क्रॉप टू एंड कोकोनट इन स्टोरेज। तो मेनली सीरियल्स में पैडी और वीट को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करते हैं एट द टाइम ऑफ स्टोरेज। तो जब भी हम हार्वेस्टिंग के बाद पैडी और वीट को स्टोर करते हैं तो उस टाइम पे ये क्या करते हैं? पैडी और वीट को ग्रेन्स पे फीड करते हैं, उनकी क्वालिटी को डिटोरिएट कर देते हैं। इसके अलावा वेजिटेबल क्रॉप्स में डैमेज करते हैं, और प्लांटेशन क्रॉप्स में जैसे कोकोनट की बात करें तो कोकोनट को अगर हम स्टोर करते हैं तब भी ये डैमेज जो होता है, इस तरह के जो रैट्स हैं वो डैमेज कॉज करते हैं। क्योंकि ये थ्रू आउट द कंट्री इस तरह के रैट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो इनका जो डैमेज का जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। एंड द थर्ड वन इज़ द ब्राउन स्पाइनी माउस। इसका साइंटिफिक नेम है मुस प्लैटीथेरिक्स। ठीक है, ये स्पाइनी होता है। इसके बाद का जो डिस्ट्रीब्यूशन अगेन इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द इंडिया। ठीक है, तो ये वाला जो रैट है और ये वाला जो रैट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी इंडिया में पूरा थ्रू आउट द ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन है इसका देखा गया है, और क्योंकि अब ये पूरी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट है तो उनका डैमेज का रेंज भी बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। ये क्या करता है? ये डैमेज करता है पैडी, वीट, ऑयल सीड्स एंड पल्स क्रॉप्स को। एंड द फोर्थ वन इज हिमालयन रैट। द साइंटिफिक नेम इज रैटस निटिडस एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेपाल एंड नॉर्थ ईस्ट हिल रीजन। तो बेसिकली इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट हिल रीजन होता है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश वाली साइड का, वहाँ पे ये रैट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं एंड कैन डैमेज पाइनएप्पल, पेडी एंड मेज। तो बेसिकली इस तरह के क्रॉप्स पे, फ्रूट क्रॉप्स पे और सीरियल्स में पैडी और मेज में इनका डैमेज बहुत पॉपुलर होता है।
एंड द फिफ्थ वन इज द सॉफ्ट फर फील्ड रैट। सॉफ्ट फर फील्ड रैट का साइंटिफिक नेम होता है रैटस मेल्टाटा। अगेन ये भी हमने जब लॉसेस डिस्कस कर रहे थे राइस, व्हीट, सोयाबीन में, तो हमने इसके बारे में भी डिस्कस करा था। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंट्री एक्सेप्ट नॉर्थ एंड ईस्ट माउंटेनियस एरिया। तो बेसिकली पूरी कंट्री में पाए जाते हैं, बस जो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट माउंटेन वाला रीजन होता है, माउंटेन रीजन्स में जो होता है ये नहीं पाए जाते। ये बेसिकली क्या करते हैं, पास्ट ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप्स इन राजस्थान। तो बहुत सारी जो वेजिटेशन होती है, क्रॉप्स, जैसे राजस्थान के कुछ एरियाज़ में सबसे ज़्यादा डैमेज इनका दिखाई दिया है। नेक्स्ट वन इज़ इंडियन जर्बिल, साइंटिफिक नेम इज़ टेटिरा इंडिका। इसके बारे में भी हमने आगे डिस्कस करा था। एंड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन जो इंडिया है वहाँ पे तो पाई जाता है। इसके बाद इंडिया के अलावा इट इज़ फाउंड इन ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। Its damage include it eat grasses, leaves, roots, grains and stored fruits। तो इसका डैमेज भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये फ्रूट्स स्टोरेज के दौरान जो फ्रूट्स होते हैं उन पे अटैक करता है, ग्रेन्स पर अटैक करता है, इवन जो क्रॉप्स की रूट्स होती हैं ये उनमें भी अटैक करता है। जनरली इसमें क्या होता है कि जो इंडियन जर्बिल होते हैं ये सॉइल में बोरो करते रहते हैं और बोरो करते वक्त अंदर ही अंदर जो प्लांट क्रॉप्स की रूट्स होती हैं उन पे डैमेज करते हैं, उनको भी खा जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स को वाटर सप्लाई मिलना बंद हो जाता है। प्लांट की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं और अल्टीमेटली जो उनकी ईल्ड होती है वो भी कम हो जाती है। तो इस तरह से ये रूट्स पे अटैक करके क्रॉप्स को वीक कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ लेसर बेंडिकॉट और मोल रैट, फील्ड रैट भी बोलते हैं। साइंटिफिक नेम इज़ बेंडिकोटा बेंगलेंसिस। नेक्स्ट वन इज़ कॉमन रैट, दैट इज़ रैटस रिटस। And next one is Indian field mouse, that scientific name is Mus buduga। तो ये सब कुछ कॉमन और इम्पॉर्टेंट रैट्स के स्पीशीज़ थे जो हमने अभी डिस्कस करें अलॉन्ग विद देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड डैमेज। नेक्स्ट वन, इसके और क्या डैमेज होते हैं देख। इसके डैमेज में इंक्लूड द चॉप्ड यंग सीडलिंग्स। यंग सीडलिंग्स को ही चॉप कर देते हैं। इरेगुलर कटिंग्स ऑफ स्टैम में अगर हम फील्ड में देखेंगे तो हमें स्टैम्स की इरेगुलर कटिंग दिखाई देगी। तो ये रैट्स जो होते हैं जनरली इनके जो टीथ होते हैं, रोडेंट्स हैं तो उनकी इंसीजर टाइप्स के टीथ होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। ये ईजिली क्या करते हैं, सीडलिंग्स, यंग सीडलिंग को चॉप कर देंगे, स्टैम्स को इरेगुलरली कटिंग हो जाएगी। पैचेस ऑफ डिप्रेशन सीन इन द फील्ड इन अर्ली स्टेज। तो बेसिकली जो फील्ड होगा वो बहुत ज़्यादा पैची दिखेगी, उसकी में जो ग्रोथ होगी बहुत ज़्यादा पैची हो जाएगी। द रैट्स एंटर द नर्सरीज एंड निबल द सीड्स। तो सीड्स में अटैक कर सकते हैं। आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन द सीडलिंग्स आर कट। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सीडलिंग्स को रेगुलर पैटर्न में कट कर देंगे जिसकी वजह से फील्ड जो होगा बहुत ज़्यादा पैची दिखाई देगा। एट द शूट ब्लेड सेज the clump is cut and at ripening stage the ear heads are cut and stored in the burrows। तो बेसिकली ये जो रैट्स होते हैं वो क्या करते हैं, शूट का जो क्लम होता है, क्लम बेसिकली शूट ही होती है एक तरह की, उसको कट कर देंगे और जैसे जैसे राइपनिंग स्टेज आती रहेगी या मैच्योरिटी स्टेज आ जाएगी तो ये ग्रेन्स में अटैक करना शुरू कर देते हैं और ग्रेन्स को सारा का सारा जो ग्रेन्स होगा ये अपना बोरो में ले जाते हैं या फिर जहाँ स्टोरेज कंडीशन होती है वहाँ पे भी बहुत सारे जो रैट्स होती हैं उनकी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो बेसिकली ये भी ग्रेन्स में अटैक करते हैं ड्यूरिंग द स्टोरेज पीरियड। नाउ वी डिस्कस द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस टू कंट्रोल द रैट्स। तो रैट्स को कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन इज द फिजिकल मैथड्स। इट इंक्लूड्स हंटिंग, रैट ट्राइब्स, डिगिंग एंड एक्सक्लूजन। सो दीज आर द practices which are used to control rats. The other method is the use of chemicals. In chemicals, we use rodenticides. What are rodenticides? The chemicals or other agent used to destroy rats or other rodent pests to prevent their damage to food, crops, etc. तो वो होते हैं rodenticides जो basically rats या फिर दूसरे rodents को kill करते हैं। rodenticides commonly called rat poison। ठीक है, तो उसमें हम पढ़ते हैं मेथड क्या है, डिगिंग बोरोज ड्यूरिंग द ऑफ सीजन एंड किलिंग। और किलिंग हम कैसे करेंगे, बाय यूजिंग सम पॉइजन बेट। तो पॉइजन बेट क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ टाइप ऑफ अ रोडेंटिसाइड्स। तो इसमें इंक्लूड होता है जिंक फॉस्फाइड और ब्रोमेल्डियोलोन 3 to 4 वीक्स आफ्टर प्लांटिंग। तो प्लांटिंग से पहले हम फील्ड में बोरो बनाएंगे ऑफ सीजन टाइम में और उसके अंदर हम पॉइजन बेट रख देंगे। दैन सेटिंग अप ऑफ बैम्बू बोट ट्रैप। इसके अलावा हम बैम्बू बोट ट्रैप का भी यूज़ कर सकते हैं।
100 पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर के लैंड में हम 100 बैम्बू बोट ट्रैप जो है वो सेट कर देंगे. नाउ व्हाट इज बैम्बू बोट ट्रैप? इट लुक लाइक्स, बैम्बू बोट ट्रैप्स जो होते हैं वो इस तरह के दिखते हैं. इस तरह से हम क्या करते हैं, फील्ड में बैम्बू बोट ट्रैप का अरेंजमेंट करते हैं. इस तरह से ये जो एरो होता है और ये बो होता है, इस तरह से हम अरेंज करते हैं. और ये जो फिगर में ब्लैक कलर का देख रहे हैं, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ जिंक फॉस्फाइड. तो जिंक फॉस्फाइड का जो ट्रेड नेम है, ये पैकेट देख रहे हैं, इट इज़ रेटिनिल. और इसके अंदर इस तरह का ग्रे कलर का या ब्लैकिश कलर का जो पाउडर होता है, दैट इज़ जिंक फॉस्फाइड. तो ये जिंक फॉस्फाइड एक तरह का रोडेंटिसाइड्स हो गया. और जो बैम्बू बोट ट्रैप है, इट लुक लाइक्स दिस. तो ये था बैम्बू बोट ट्रैप. इसको हम फील्ड में 1 हेक्टेयर के लैंड में 100 बोट ट्रैप इस तरह से फिक्स कर सकते हैं. इससे भी हम क्या कर सकते हैं, जो रोडेंट्स होते हैं उसको अवॉइड कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज locate the burrows opened by rats and inserted 2 pellets of each 0.5 or 0.6 gram of aluminium phosphide. तो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड एक दूसरा रोडेंटिसाइड है. ये देख सकते हैं इस तरह की पैलेट फॉर्म में ये अवेलेबल होता है. तो इसकी एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की पैलेट्स को भी हम क्या कर सकते हैं, बोरो में प्लेस कर सकते हैं. एड डीप इनटू द बोरो एज पॉसिबल एंड प्लग द एंट्रेंस विद अ मड बॉल. और यहाँ हम क्या कर सकते हैं, बोरो में इस तरह की एल्यूमिनियम फॉस्फाइड को प्लेस कर देंगे. उसके बाद उस बोरो को क्लोज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ मड बॉल. पॉइजन बेट एट 1 part जिंक फॉस्फाइड विद 49 part ऑफ ब्रोमोडाइलॉन, 0.25% वेट बाय वेट. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन तैयार करना होगा. 1 part होगा जिंक फॉस्फाइड का और 49 parts लेंगे हम ब्रोमोडाइलॉन का. ठीक है, इसके इतना परसेंटेज हमने लेने के बाद क्या करेंगे, मिक्स 1 part ऑफ ब्रोमोडाइलॉन एंड 49 parts ऑफ बेट एंड कीप इनसाइड द फील्ड. तो एक वाला कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा हम दूसरा कॉम्बिनेशन, इन दो कॉम्बिनेशंस में इस रोडेंटिसाइड को हम फील्ड में प्लेस कर सकते हैं. इसके अलावा जो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड होता है, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है इंडिया में. तो इंडिया में बेसिकली जो जिंक फॉस्फाइड और एल्यूमिनियम फॉस्फाइड होता है, दे आर कॉमनली यूज बिकॉज जिंक एंड एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, दे इसका जो मोड ऑफ रिएक्शन होता है, ये क्या करते हैं, दे रिएक्ट विद मॉइस्चर इन द एयर. एयर में जो मॉइस्चर होता है ये उसके संग रिएक्ट करते हैं एंड दे रिलीज फॉस्फीन. क्योंकि जिंक फॉस्फाइड और एल्यूमिनियम फॉस्फाइड एयर से रिएक्ट करके फॉस्फीन रिलीज करते हैं. एंड व्हाट इज फॉस्फीन? इट इज़ एन एक्टिव पेस्टिसाइड बाय इटसेल्फ. And these types of pesticides are most popular rodenticides in Indian condition, and generally they are inexpensive and do not leave toxic residues on grains. तो इंडिया में जनरली एल्यूमिनियम फॉस्फाइड और जिंक फॉस्फाइड बहुत कॉमनली यूज होते हैं. जिंक फॉस्फाइड जो होता है, इट इज़ हाईली टॉक्सिसिटी, इसकी टॉक्सिसिटी लेवल बहुत हाई होता है. इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो रोडेंटिसाइड है वो है वारफेरिन. 0.5%, 1 part with 19 parts of rice dry fish keep in the field. तो ये एक तरह का रोडेंटिसाइड है. इसके साथ हम 19 parts ऑफ राइस या फिर ड्राई फिश को भी हम फील्ड में प्लेस कर सकते हैं. इसकी वजह से भी जो रोडेंट्स हैं वो नहीं आते, बिकॉज एक तो ये रोडेंटिसाइड होगी, ऊपर से राइस और ड्राई फिश भी एक तरह का रेपेलेंट का काम करते हैं, ये रोडेंट्स को रिपेल करते हैं. इसके अलावा नेक्स्ट है सेटिंग अप ऑफ आउल पर्ड्स एट 40 to 50 पर हेक्टेयर. आउल पर्ड्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं टू रिपेल द माउस इनसाइड द फील्ड. तो बेसिकली रैट्स के लिए हम इस तरह के केमिकल्स और इस तरह के फिजिकल मैथड्स भी यूज़ कर सकते हैं. बट मोस्ट कॉमनली जो रोडेंटिसाइड्स वाला मैथड है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है. नाउ वी डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस लेक्चर. तो इस लेक्चर पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द pheromone coated paper strips in the confusion technique are thrown over an area to. Options are first option is confuse male so that they can unable to locate female. Second is repel insects from a region. Third, confuse female so that they are unable to locate males. Fourth, attract insects and kill them. So what is the right answer of this question? You can guess. So I tell you what is the right answer. The right answer is option A, that is confuse males so that they are unable to locate females. Basically जो pheromone coated paper strips होते हैं, pheromones basically signals देते हैं मेल
जो मेल इंसेक्ट्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देंगे, और जो मेल्स होंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो ओरिजिनल फीमेल है वो कहाँ पर है। तो मेल्स जो होते हैं, मेल इंसेक्ट्स, वो होंगे फेरोमोन कोटेड पेपर्स की तरफ जो अट्रैक्ट हो जाएंगे, और फीमेल्स जो होती है वो उनको नहीं मिलेंगी, तो उनका जो ब्रीडिंग होता है वो नहीं हो पाएगा, पॉपुलेशन नहीं हो पाएगा, तो उनकी पॉपुलेशन जो होगी आगे ग्रो नहीं कर पाएगी। तो इस तरह से हम फेरोमोन ट्रैप्स में क्या करते हैं, मेल्स को कंफ्यूज करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट जनरेशन एंटीकोगुलेंट रोडेंटिसाइड इज। तो फर्स्ट जनरेशन एंटीकोगुलेंट रोडेंटिसाइड्स कौन सा है? ऑप्शंस हैं आपके एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, एल्ड्रिन, वारफेरिन, जिंक फॉस्फाइड, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वारफेरिन। तो वारफेरिन जो होता है इट इज फर्स्ट जनरेशन एंटीकोगुलेंट रोडेंटिसाइड। एंटीकोगुलेंट रोडेंटिसाइड्स आर दोज विच हिंडर द कोगुलेशन ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो ब्लड कोगुलेंट्स होते हैं उनके संग हिंड्रेंस करती है, एंटी कोगुलेंट्स फॉर्म कर देते हैं, तो होता है वारफेरिन। तो वारफेरिन जो है फर्स्ट जनरेशन रोडेंटिसाइड्स है, एंड वारफेरिन इज जनरली टेकन ओरली। इसको ओरली जो होता है वो लिया जाता है, एंड इट इज मॉडरेट टू हाईली टॉक्सिक इन नेचर। थर्ड क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एंटीकोगुलेंट रोडेंटिसाइड्स? Your options are zinc phosphide, second bromomethylene, third bromodiolone, and last option is both A and B. And here the right answer is option D, that is both A and B. मतलब जो first option है that is जिंक फॉस्फाइड और ऑप्शन बी, ये दोनों ही हमारे जो हैं नॉन एंटी कोगुलेंट रोडेंटिसाइड्स हैं। इससे पहले हमने वारफेरिन देखा था, वो जो कि एंटी कोगुलेंट टाइप का रोडेंटिसाइड था, बट जो जिंक फॉस्फाइड और ब्रोमेथैलिन है ये एक तरह के नॉन एंटी कोगुलेंट रोडेंटिसाइड्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज दैट लेवल्स ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन कॉल्ड एट विच वी शुड टेक पेस्ट कंट्रोल एक्शंस if we want to prevent the pest in an area from causing unacceptable injury or harm। तो उस लेवल को क्या बोला जाता है जब हम पेस्ट कंट्रोल एक्शन लेने स्टार्ट करते हैं ताकि जो पेस्ट का इन्फेस्ट्रेशन है, डैमेज है, वो इंजरी लेवल तक ना पहुँचे। व्हाट इज दैट लेवल कॉल्ड? योर ऑप्शंस आर इंजरी लेवल, थ्रेशोल्ड लेवल, पेस्ट डेंसिटी, नन ऑफ द अबव। एंड हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज थ्रेशोल्ड लेवल। तो थ्रेशोल्ड लेवल वो लेवल होता है जब पेस्ट की पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाती है फील्ड में कि हमें कुछ एक्शंस, कुछ कंट्रोल मेजर्स लेने की ज़रूरत पड़ती है। एंड द नेक्स्ट वन लास्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट केम? योर ऑप्शंस आर 1999, 1877, 1960 and 1914. It is very easy question. It is very famous act and the right answer is option D, that is 1914. तो जो डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट था that is DIP एक्ट भी बोलते हैं शॉर्ट में, ये आया था 1914 में। So guys, this much is clear, I think clear to you all, and thank you for watching this video.